कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी ही चल रही होगी। दोस्तों सुबह मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था जिसमें मैंने बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी ने पीईटी का जो प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है उससे उसका सिलेबस जारी कर दिया है, उसका पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। और उसके बारे में मैंने आपको ये सब बताया था कि उनके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, साथ में कितने मार्क्स का वो होने वाला है। पर उसमें हम लोगों ने डिटेल ये समझा नहीं था। जैसे उसमें था इतिहास था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, विज्ञान, गणित, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, साथ में करंट अफेयर, स्टैटिक जीके। इसका मैंने आपको मोटा मोटा से एक वेटेज बताया था, पर हम लोगों ने डिटेल से नहीं देखा था। तो यूपी ट्रिपल एससी की साइट पे ये पूरा का पूरा नोटिस था। ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये है पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, ये पूरा लिखा हुआ है। और दिनांक लिखी हुई है 20 फरवरी 2021, यानी कि कल जो दिनांक थी उसकी बात हो रही है। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 3 द्वारा निर्गत किए हुए ये शासनादेश इतना 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 और दिनांक 20/11/2020 के अंतर्गत समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। देखो द्विस्तरीय प्रणाली का मतलब क्या है, एक तो आपका होगा पीईटी और उसके बाद फिर जो भी कोई भर्ती निकलेगी उसके डायरेक्ट फॉर्म निकलेंगे और पीईटी का एक स्कोर कार्ड बन जाएगा। जैसे टीचिंग के जॉब को पाने के लिए, टीचर बनने के लिए पहले टीईटी देना पड़ता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है, और उसके बाद जब वैकेंसीज आती हैं तो सुपर टेट नाम से वो एग्जाम होता है। इसी की तर्ज पर कुछ ये है कि आपको पहले पीईटी देना पड़ेगा, आपका स्कोर कार्ड बन जाएगा, और जब आपका स्कोर कार्ड बन जाएगा तो जैसे ही वैकेंसी आएगी तो उस स्कोर कार्ड के आधार पर कि हमको पीईटी में इतने नंबर हैं, किसी के इतने नंबर हैं, 100 में से 80 हैं, 90 हैं, 50 हैं, वो कैटेगरी वाइज सेलेक्ट करेंगे कि इतने लोग ही अर्ह माने जाएंगे, एलिजिबल माने जाएंगे एग्जाम को देने के लिए। तो आपके लिए ये वाला जो पीईटी होने वाला है, पहला पीईटी होने वाला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इसको जरा सा भी मिस नहीं करना है, वीडियो पूरी देखते रहो। साथ में सिलेक्शन कब होता है? सिलेक्शन होता है तब जब आपको यह पता हो कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपको क्या नहीं पढ़ना है। इस चीज को आपको ध्यान देना जरूरी है। सब लोग आपको YouTube पे बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब उसमें से आधे तो आपको साथ क्या काम करेंगे, आपको सिलेबस पूरा का पूरा दे देंगे। सिलेबस देने के बाद आपको इतिहास में क्या, इतिहास पूरा एक तरफ से पढ़ाना शुरू कर देंगे, आपको भूगोल पढ़ाना शुरू कर देंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ाना शुरू कर देंगे। पर आज हम देखने वाले हैं कि आपको पीईटी के, अगर मैं खाली पीईटी के पर्पज से बात करूं तो आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए नोटिस है ये मैं सारा का सारा नीचे खिसका दे रहा हूं, और यहां पे देखो आप सीधे आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। इसमें लिखा हुआ है कि जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि मुझे पीईटी के रिगार्डिंग परीक्षा कार्यक्रम और पाठ्यक्रम का अनुमोदन प्रदान किया गया है कि मैं उसको निकालूं। तो सबसे पहले आप यहां देखो, जहां बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम। तो प्रश्नों की संख्या होगी 100 और परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटा, यानी कि आपको 120 मिनट मिलने वाले हैं, और पूर्णांक होने वाला है 100, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो इसमें देखो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम हो गया है, आपके लिए बहुत इजी हो गया है कि आपको सभी परीक्षाओं में तो कैसे रहता था कि इतिहास लिख लिया, इतिहास में से कुछ भी आ सकता है, पर यहां टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया, आपके लिए नौकरी के रास्ते खोल दिए यूपी ट्रिपल एससी ने। अगर कोई अब भी चूक जाए तो वो उसकी गलती हो सकती है। और जितने भी सारे के सारे टॉपिक ये लिखे हुए हैं इन सबको मैं आपको कराने वाला हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप बस वीडियो पूरी देखते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। यहां पे देखिए ये भारतीय इतिहास है, पहला जो सेक्शन है उसमें भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास में इन्होंने आपको पिन टू पॉइंट बता दिया है कि हम 5 नंबर का पूछने वाले हैं। आप अंक में देख सकते हैं 5 नंबर का पूछने वाले हैं। तो उसमें क्या पूछेगा भारतीय इतिहास में, सिंधु घाटी सभ्यता पूछ रहे हैं, वैदिक संस्कृति पूछ रहे हैं, बौद्ध धर्म पूछ रहे हैं, और बौद्ध धर्म में भी स्पेशली बोल दिया गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षाएं।
उसी प्रकार जैन धर्म है, जैन धर्म में महावीर, उनकी जीवनी और शिक्षाएं। उसके बाद मौर्य वंश है, सम्राट अशोक स्पेशली इसमें पूछे जाएंगे। आपको टॉपिक दे दिए यार, अभी देखो टॉपिक आपको बता दिए। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय पूछे जाएंगे, हर्षवर्धन पूछे जाएंगे। उसके बाद राजपूत जो काल है जिसमें आपके पृथ्वीराज चौहान इत्यादि सब लोग आते हैं, तो उसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। मध्यकालीन भारत में चला जाता है। सल्तनत पूछी जाएगी, मुगल साम्राज्य पूछा जाएगा, मराठा, और उसके बाद देखो यहाँ पे ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 पूछा जाएगा आपसे। और उसके बाद ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें एकदम टॉपिक आपको दे दिया, आपको विश्लेषण करना है और इजीली समझ लेना है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इन्होंने दिया है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट है। ये भी 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। और इसमें है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष कब से शुरू हो जाते हैं? तो आप ये मानिए कि जो जैसे 20वीं सदी शुरू होती है तभी से स्वाधीनता आंदोलन का प्रारंभ एक तरह से ऑफिशियली माना जाता है, तो तभी से आपको देखना है। उसके बाद स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उनका महात्मा गांधी का, वो देखना है, महात्मा गांधी को देखना है, अन्य नेताओं की भूमिका को देखना है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्रवाद का उदय, तो क्रांतिकारी आंदोलन को समझना है। उग्रवाद का मतलब जो क्रांतिकारी घटनाएं हुए हैं, जैसे भगत सिंह हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, और लाल बाल पाल आपने गरम दल के सुने होंगे, तो ये आपको देखना है। साथ में आपको ये 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आप पढ़ते हैं, जो आप संविधान में पढ़ते हैं, ये आपको देखना है। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942, आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस जी को आपको पढ़ना होगा। ये 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद भूगोल में देखो एकदम यार इतना सिंपल कर दिए, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पूछा जाएगा। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पूछा जाएगा। ये 5 नंबर का पूरा इसमें से भूगोल में से आना है। नदियां तथा नदियों की घाटियां, भूजल संसाधन पढ़ने हैं आपको, है ना, कि भूमि से जो भूमि पर जो जल के संसाधन है वो पढ़ने, पर्वत पढ़ने, पहाड़ियां, हिमनद पढ़ने, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, ये सब मैं आपको पढ़ा दूंगा। बस आप चैनल से जुड़े रहिए और मैक्सिमम आप शेयर कीजिए, घबराने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। वन पढ़ने, खनिज संसाधन पढ़ने, साथ में भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल आपको पढ़ना है। राजनीतिक भूगोल आपको पढ़ना है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जलवायु, मौसम, टाइम जोन्स पढ़ने। देखो इंडिया में तो एक ही टाइम जोन माना जाता है। आपको पता होगा कि इलाहाबाद में नैनी के निकट से 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा गुजरती है, उससे ही भारत का टाइम डिसाइड होता है। तो इसी तरह रशिया में टाइम जोन है, इसी तरह कई कई जोन्स हैं, तो ये आपको पढ़ने। और जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास इत्यादि ये सब पढ़ना है। उसके बाद इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में पूछा जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 केवल छुट्टी, उससे पहले कुछ नहीं, इतना आपको टाइम पीरियड दे दिया। योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजना है, डायरेक्टली इनमें से इनकी पर्टिकुलर वीडियोस मैं आपको दे दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यही आपको यूपीएसआई में भी काम आ जाएगा, यही पूरा का पूरा यूपीएसआई में काम आ जाएगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, एकदम सिंपल छोटा छोटा टॉपिक है, एकदम इजीली हो जाएगा। हरित क्रांति आपको पढ़ना है। हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं, देखो हरित क्रांति का जो संबंध है वो है किससे, जो भारत में कृषि की पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए एक मूवमेंट शुरू हुआ है। वो विश्व में कई देशों में हुआ है, पर इंडिया में भी इसको शुरू किया था, और इंडिया में इसको शुरू करने का श्रेय जाता है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को, आपको पता होगा। उसके बाद दुग्ध विकास, दूध उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो श्वेत क्रांति है वो जानी जाती है, तथा ऑपरेशन फ्लड, है ना, ये सब चीजें संबंधित है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, तो आपको पता होगा कि आरबीआई जो है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में हुआ था। इसी तरह तमाम बैंकों का हम देखेंगे। उसके बाद 1991 में आर्थिक सुधार एवं उसके बाद की अर्थव्यवस्था, जब भारत ने क्या किया था, एलपीजी रिफॉर्म लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है वैश्वीकरण, हम इसको भी समझेंगे। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार ये समझना है। कृषि में कितने सुधार हुए, यानी योजनाएं आपसे पूछ सकता है। ढांचागत सुधार मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड पूछ सकता है, और लेबर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आर्थिक सुधार और जीएसटी से आपके प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद 5वां जो टॉपिक है वो है संविधान, 5 नंबर का इसमें से पूछेगा। और भारतीय संविधान देखो लिखा हुआ है
कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, एक एक वीडियो में आपको मैं क्लियरली सब चीजों को समझा दूंगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आते हैं किसमें, भाग 4 में आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद मौलिक अधिकार आते हैं भाग 3 में, और कर्तव्य आते हैं भाग 4A में, 51A में। उसके बाद संसदीय प्रणाली में आपको ये जानना पड़ेगा कि कितने भाग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा इत्यादि, और राष्ट्रपति तीन महत्वपूर्ण अंग होते हैं, कैसे कैसे काम करती है, सब समझेंगे। उसके बाद संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंधों को हमको समझना होगा। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये समझना है, जिला प्रशासन को समझना है, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज व्यवस्थाएं, केवल इतना समझ के आपका काम चल जाएगा। उसके बाद साइंस में तो डायरेक्टली ये बोल ही रहे हैं कि भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपके पेपर का लेवल क्या होने वाला है, ठीक है। और देखो ये आ गया मेन खेल। गणित में आपको पूरा का पूरा गणित पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूर्ण संख्या 5 नंबर का ही आना है, पूर्ण संख्या भिन्न एवं दशमलव। तो पूर्ण संख्या भिन्न एवं दशमलव यानी कि आप भिन्न और दशमलव, ये डेसिमल एंड फ्रैक्शन करके एक टॉपिक है आपका, कोई भी बुक हो उसमें से देख सकते हैं। पूर्ण संख्या की बात यहां पे अगर कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा टॉपिक है प्रतिशतता में क्षमा चाहता हूं, प्रतिशतता में क्या आपसे क्या पूछेगा, ये परसेंटेज टॉपिक है। उसके बाद साधारण अंकगणितीय समीकरण, आपसे सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछेगा, वर्ग एवं वर्गमूल से प्रश्न पूछेगा, घातांक एवं घात से प्रश्न पूछेगा, है ना, और वो फाइनली एवरेज से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, फिर 8वां है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आपसे संधि पूछेगा। संधि की वीडियोस अभी मैंने 2-3 वीडियो डाली है, मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आप देख लेना, आपको अच्छा लगेगा डेफिनेटली, और आगे भी आप शेयर करना। विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं, जैसे कि जो कभी ना मरता हो, जो कभी ना मरे अमर, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। इस तरह से जो शब्द हम यूज करते हैं वो वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है। उसके बाद लिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का अर्थ कहीं ना कहीं आप अनेकार्थक शब्दों से ले सकते हैं। मुहावरे, लोकोक्ति, सामान्य अशुद्धियां। सामान्य अशुद्धियों का मतलब क्या है कि आपसे पूछा जाएगा इसमें जो करेक्ट द सेंटेंसेस होता है कि इसमें कमियां ढूंढो या इसको सही करो। उसके बाद लेखक एवं रचनाएं, गद्य एवं पद यानी कि साहित्य से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये बहुत बड़ी बात आ गई है ना, देखो इसको देख के आपको बहुत डर लग रहा होगा दोस्तों। सामान्य अंग्रेजी से क्वेश्चन पूछे जाने 5, और इसमें क्या आएगा, अंग्रेजी व्याकरण आएगी और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे। यानी कि आपके 2 या 3 नंबर का तो क्या आना है इसमें से, अनसीन पैसेज आएगा, कोई भी पैसेज देके आपसे पूछ लेगा, और बहुत ही बेसिक लेवल पूछेगा, बहुत हाई लेवल नहीं पूछेगा। डरने की जरूरत नहीं है, इसकी कुछ वीडियोस बना के मैं चैनल पे डाल दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद अंग्रेजी व्याकरण आपसे बेसिक सी चीजें पूछ लेगा। अभी एक बार अच्छे से आप थोड़ा नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए पूरा, उसमें ठीक से पता लग जाएगा ये क्या कहना चाह रहे हैं, किस टाइप के पूछेंगे। आपको पूरा का पूरा इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। उसके बाद रीजनिंग में आपसे देखो, रीजनिंग में तो वही सब टॉपिक होते हैं, उन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। क्रम एवं रैंकिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है, संबंधों से क्वेश्चन पूछ रहा है। संबंध का मतलब यहाँ एनालॉजी से है। समूह से भिन्न यानी कि यहाँ वर्गीकरण है, कैलेंडर घड़ी है, कारण प्रभाव है, कोडिंग डिकोडिंग है ना, और कूट और विकूटकरण है ना, संख्या अक्षर वाला। और उसके बाद कथन, निष्कर्ष वगैरह, इनसे 5 क्वेश्चन आपके पूछेगा। करंट अफेयर में इंडियन और जो वर्ल्ड लेवल पे है वो आपसे पूछेगा। और सामान्य जागरूकता का मतलब यहाँ पे आपके स्टैटिक जीके से है, तो भारत के पड़ोसी देशों को पूछेगा, देश पूछेगा, उनकी राजधानियां एवं मुद्रा पूछेगा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्रश्न पूछेगा, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। ये टॉपिक आपका संविधान में ही कवर हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछने वाला है आपसे। उसके बाद विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, इन सब की एक एक वीडियो बना के मैं आपको डाल दूंगा, आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। उसके बाद भारतीय पर्यटन स्थल पूछेगा, भारत की कला एवं संस्कृति, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है दोस्त, इसके कुछ वीडियोस लगेंगे जिनको आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। भारत एवं विश्व के खेल आपको पढ़ने पड़ेंगे। भारतीय अनुसंधान जो संगठन है जहां पर रिसर्च होती है वो चीज आपको पढ़नी होगी। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक,
पुरस्कार एवं विजेता जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। यहां से आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। करंट अफेयर से भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी आपके 10 मार्क्स के आएंगे। और फाइनली आपको अपठित हिंदी गद्यांश, आपको हिंदी में गद्यांश आएंगे और वो कितने कितने गद्यांश होंगे, 2 गद्यांश आपसे पूछेगा, 5-5 नंबर के, है ना। तो इनको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। और यहां पे देखो आप ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, यानी कि मैथ्स में आपको क्या काम करना है, जो डीआई वाला पार्ट है, डाटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है, उसको बहुत अच्छे से कर लेना है। ग्राफ है, सारणी है, पाई चार्ट वगैरह है, वहां पे से 2 क्वेश्चन आएंगे और आपको 10 नंबर के ही होंगे, ये बहुत अच्छे से कर लेना है, ये स्कोरिंग पार्ट है। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये पूरा का पूरा मैथ का ही पार्ट है, ये आपको कर लेना है। उसके बाद देखो इन्होंने यहाँ पे क्या पूछा है, लिखा है शर्तें क्रमांक 1 से 9 तक। 1 से 9 तक का मैं आपको दिखा देता हूं, 1 से 9 तक कहां तक है, ये 9 तक, यानी अंग्रेजी तक। अंग्रेजी हुआ 1 से 9 तक में क्या हुआ, सबसे पहले इतिहास है, यहां पे देखते हैं हम लोग, इतिहास है, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के बाद आपका भारतीय संविधान, लोक प्रशासन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, और फाइनली आपकी इंग्लिश है। तो यहां से यहां के लिए बोला है इसमें जो, तो 1 से 9 तक जो विषय है, यानी इतिहास से लेके इंग्लिश तक जो विषय है, उनका जो स्तर बताया गया है, यहां पे देखिए आप, उनका जो स्तर बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि डिफिकल्टी लेवल जो होगा वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा और 10th लेवल तक का ही होगा। आपको इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ठीक से चीजों को पढ़ा है तो आपको इजीली कवर हो जाएंगी चीजें। और मैं भी इन सारे टॉपिक्स की वीडियो बना के आपको दे दूंगा चैनल पे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट कह रहा है परीक्षा का प्रकार जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। और फाइनली जो तीसरी सबसे बड़ी बात है, ये थोड़ा सा फेड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, यानी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है। यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से पेपर को करना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। साथ में अपने महत्वपूर्ण सुझावों से कमेंट सेक्शन को आप भर दीजिए, जिसके आधार पे मैं डिसाइड कर सकूं कि पहले मुझे किस टॉपिक पे वीडियोस डालना चाहिए। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।